हेलो दोस्तों। हाल ही में मैंने एक मूवी देखी द वैनिशिंग, जिसे 2018 में रिलीज़ की गई थी। ये एक ब्रिटिश साइकोलॉजिकल हॉरर ड्रामा फिल्म है जिसे क्रिस्टोफर नाइलहॉम ने डायरेक्ट की है और ये 1900 में फ्लैन आइल्स के लाइट हाउस से मिस्टीरियसली डिसअपेयर हुए 3 लाइट हाउस कीपर के ऊपर बेस्ड है। इसे IMDb पे 5.8 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। और अब मूवी स्टार्ट होने से पहले मैं आपको उस इंसिडेंट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। दिसंबर 1900 में हार्वे अपने क्रू मेंबर्स के साथ अपने 6 वीक शिफ्ट के लिए उस आइल्स पे जाता है, तो मिस्टीरियसली उसे शिप डॉक पे कोई लाइट हाउस का कीपर ग्रीट करते आते नहीं दिखता। ये हार्वे और उसके क्रू मेंबर्स के लिए बहुत ऑड था। आइलैंड पे पूरे दिन ढूंढने के बावजूद उन्हें कोई नहीं मिलता। वहाँ के 3 लाइट हाउस कीपर गायब थे। हार्वे और उसके क्रू मेंबर्स ये बात मेनलैंड की अथॉरिटी को बताते हैं। काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी ये पता नहीं लगता कि उन तीनों कीपर्स, जिनका नाम थॉमस, जेम्स और डोनाल्ड था, उनके साथ आखिर हुआ क्या। इन्वेस्टिगेटर्स को वहाँ एंट्री लॉग मिलती है जिसमें तूफान और काफ़ी मौसम ख़राब होने का जिक्र था। एट द एंड इन्वेस्टिगेशन में कुछ पता नहीं चलता कि उनके साथ आखिर हुआ क्या था, पर बाद में कई थ्योरीज निकल कर सामने आती है, जिसमें कुछ ये बताती है कि उस रात उनके साथ कुछ सुपरनैचुरल एक्टिविटीज़ हुई थी। कुछ बताते हैं कि उन कीपर्स में से डोनाल्ड बहुत वॉयलेंट बिहेवियर का था। एक रात झगड़े के दौरान क्लिफ से गिरकर उन तीनों की मौत हो जाती है और लाशें समुद्र में बह गई। पर ये सभी थ्योरीज है। आखिरकार कोई नहीं जानता कि उन तीनों के साथ आखिर हुआ क्या। दोस्तों, अब मैं आपका ज़्यादा समय ना लेकर मूवी की तरफ चलता हूँ। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें थॉमस, जेम्स और डोनाल्ड अपने लाइट हाउस के 6 वीक शिफ्ट के लिए तैयारी करते दिखते हैं। जेम्स अपने बेटे चार्ली, बेटी लिजी और पत्नी को गुड बाय कहकर वहाँ से जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उनका तीसरा साथी डोनाल्ड, जिसे थॉमस लाइट हाउस कीपिंग का काम सिखा रहा था, वो भी वहाँ पहुँचता है और तीनों बोट से लाइट हाउस की तरफ निकल जाते हैं। तीनों फ्लैन आइल्स के लाइट हाउस पर अपनी बोट से पहुँचते हैं, जहाँ डंकन अपने क्रू के साथ वहाँ से मेनलैंड जाने की तैयारी कर रहा था। डंकन थॉमस को बताता है कि पिछली रात तेज तूफान के कारण लाइट हाउस की मरकरी टूट के नीचे बिखर गई है और उनका रेडियो सिग्नल भी जैम हो गया है। थॉमस उसे कहता है कि वो तीनों उसे ठीक कर लेंगे। फिर डंकन उन्हें गुड बाय कह के वहाँ से निकल जाता है। लाइट हाउस के अंदर जेम्स और डोनाल्ड वहाँ के शीशों को साफ़ करते हैं, फॉगहॉर्न को उसकी सही पोजीशन पे सेट करते हैं और अगले दिन वो टाइम पास के लिए साथ में खाना खाकर गाना भी गाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि थॉमस लाइट हाउस के बाहर एक छोटे से प्रेयर हाउस में अपनी बीवी कैथी को याद कर रहा था, जिसकी डेथ कुछ समय पहले ही हुई थी। रात को तेज़ तूफान के दौरान वो तीनों लाइट हाउस के ऊपर बिखरी मरकरी को साफ़ कर रहे थे। तभी थॉमस जेम्स और डोनाल्ड को मरकरी को केयरफुली साफ़ करने को कहता है, क्योंकि इसके कारण कई कीपर्स ने अपने दिमाग का कंट्रोल खोया था। आधी रात को डोनाल्ड थॉमस को लाइट हाउस के बाहर नींद में चलता नोटिस करता है, जिसे जेम्स अंदर ला रहा था। सुबह उन्हें लाइट हाउस के बाहर बहुत सारे पक्षी मरे हुए मिलते हैं। वो सभी पक्षियों को बोरी में डालकर पास ही दफना देते हैं। उसी सुबह डोनाल्ड को लाइट हाउस के पास चक्कर लगाते समय क्लिफ के नीचे एक आदमी लेटा मिलता है। डोनाल्ड जेम्स और थॉमस को बुलाता है। फिर डोनाल्ड रस्सी की मदद से क्लिफ के नीचे जाकर उस आदमी की बॉडी को चेक करता है। उसकी सांस बंद थी, पर पास में ही एक बॉक्स पड़ा था, जिसे थॉमस और जेम्स रस्सी की मदद से ऊपर खींच रहे थे। तभी नीचे अचानक वो आदमी डोनाल्ड पर हमला करके उसे पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करता है। डोनाल्ड किसी तरह पत्थर से उसके सर पर वार करके उसे मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लाइट हाउस के अंदर डोनाल्ड बहुत ग्रीफ और पेन में था कि उसने एक आदमी को मार दिया। थॉमस डोनाल्ड को समझाता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं। तभी जब जेम्स उस बॉक्स को खोलने की कोशिश कर रहा था, थॉमस उसे मना करता है कि इस बॉक्स को वो बॉडी के साथ ही मेनलैंड भेज देंगे। उसी रात जेम्स डोनाल्ड को बताता है कि कुछ दिन पहले थॉमस ने अपने बीवी और 2 ट्विंस को भी खो दिया था। उसी रात जेम्स और डोनाल्ड के सोते समय थॉमस उस बॉक्स को अकेले ही खोलता है, जिसमें उसे सोने के बिस्किट्स मिलते हैं। वो बिना जेम्स और डोनाल्ड को बताए उस बॉक्स को वैसे ही बंद करके सोने चला जाता है। अगली सुबह खाने के बाद जेम्स और डोनाल्ड भी उस बॉक्स को खोलकर देखते हैं। बॉक्स खुलते ही वो चौंक जाते हैं। उन्हें भी वो सोने के बिस्किट्स दिखाई देते हैं। दोनों ये देखकर बहुत खुश थे। फिर वो तीनों एक प्लान बनाते हैं कि वो अगले 1 साल इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। उसके बाद किसी ट्रस्टेड आदमी के हाथों सोने को बेचकर अपने शेयर डिवाइड कर लेंगे। तीनों इस बात को मान लेते हैं। अगले दिन जब थॉमस, जेम्स और डोनाल्ड बॉडी को ठिकाने लगा रहे थे, तभी थॉमस को 2 आदमी बोट से उनकी तरफ आते दिखते हैं। थॉमस जेम्स और डोनाल्ड को बॉडी छुपाने को कहता है। कुछ देर बाद वो दोनों थॉमस के पास पहुंचकर अपना नाम लॉके और रोड बताते हैं। लॉके कहता है कि वो अपने एक क्रू मेंबर को ढूंढ रहे हैं। थॉमस बताता है कि उन्हें कुछ दिन पहले एक लाइफ बोट में एक मरा आदमी मिला था। इस पर लॉके पूछता है कि उसके साथ एक बॉक्स भी था क्या।
थॉमस मान लेता है कि उस आदमी के साथ उन्हें एक बॉक्स भी मिला था जिन्हें उन्होंने कुछ घंटे पहले प्रोटोकॉल के तहत मेनलैंड के लिए भेज दिया है और अब वो वहाँ नहीं है। इस पर लॉके कहता है कि वो थॉमस के साथी से बात करना चाहते हैं। तभी डोनाल्ड और जेम्स भी वहाँ पहुँचते हैं और थॉमस की हाँ में हाँ मिलाते हैं। इससे उन आदमियों को इन तीनों पर शक होने लगता है और वो वहाँ से अपनी बोट पर बैठकर जाने लगते हैं। थॉमस डोनाल्ड को उन पर नज़र रखने के लिए कहता है। लाइट हाउस के अंदर थॉमस और जेम्स रेडियो के खराब होने के कारण मेनलैंड से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तभी डोनाल्ड भागता हुआ उनके पास आकर उन्हें बताता है कि कुछ दूर जाने के बाद वो दोनों आदमी फिर से लाइट हाउस की तरफ मुड़ गए। तीनों हाथों में हथियार लेकर क्लिफ के ऊपर से उनकी बोट पर नज़र रखते हैं। शाम तक वो बोट लाइट हाउस के किनारे ही सेल कर रहा था, पर फिर थॉमस को उनके पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। थॉमस जेम्स को लाइट हाउस के बाहर निगरानी रखने को कहता है। डोनाल्ड को लाइट हाउस के अंदर चेक करने को कहता है। थॉमस जैसे ही लाइट हाउस के अंदर जाता है, लॉके पीछे से उस पर हमला कर देता है। नीचे रोड जेम्स को हमला करके उसे बेहोश कर देता है। ऊपर डोनाल्ड थॉमस को बचाने की कोशिश करता है, पर लॉके उसे भी मारकर बेहोश कर देता है। काफ़ी देर टॉर्चर के बावजूद थॉमस उन्हें कुछ नहीं बताता। तभी जेम्स पीछे से आकर रॉर पर हमला करके उसे मार देता है। डोनाल्ड की मदद से थॉमस भी लॉके को पीछे से मार डालता है। कुछ देर बाद टेबल पर बैठे हुए डोनाल्ड को खिड़की के बाहर से कोई झांकता हुआ दिखता है। तीनों तेजी से अंधेरे में उसकी तरफ भागते हैं। जेम्स उस आदमी पर अंधेरे में हमला करता है और वो वहीं मर जाता है। जब जेम्स बॉडी को पलटता है तो उसे एक बच्चा दिखता है। जेम्स ने जिसको मारा था वो एक बच्चा था। ये देखते ही जेम्स कंप्लीटली शॉक और ग्रीफ में था। पूरी रात वो तीनों लाइट हाउस में ही बिताते हैं। सुबह होते ही बोट में वो तीनों समुद्र में थोड़ा आगे जाकर लाशों को समुद्र में डाल देते हैं। पर इस इंसिडेंट के बाद जेम्स का बिहेवियर कम्प्लीटली चेंज हो चुका था। वो बहुत ग्रीफ और पेन में था। उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई थी। वो इन सब चीज़ों को जिम्मेदार डोनाल्ड को मानने लगा था। ये देखकर डोनाल्ड थॉमस से वहाँ से मेनलैंड जाने की जिद करता है, पर थॉमस के समझाने पर वो वहाँ रुकने को मान जाता है। रात को जेम्स अचानक डोनाल्ड के साथ लड़ाई करना शुरू कर देता है, पर थॉमस बीच में आकर दोनों को शांत करने की कोशिश करता है। अगले दिन सुबह जेम्स गायब था। बहुत ढूंढने के बाद भी वह थॉमस और डोनाल्ड को नहीं मिलता। डोनाल्ड जेम्स के बिहेवियर से परेशान होकर थॉमस को अपने साथ मेनलैंड चलने के लिए कहता है, पर थॉमस जेम्स के बिना जाने के लिए मना कर देता है। अचानक जेम्स वहां आ जाता है और माफ़ी मांगता है। इस पर डोनाल्ड भी उससे माफ़ी मांगता है। कुछ देर तक सब कुछ शांत था, पर अचानक जेम्स थॉमस को उसके कमरे में लॉक करके डोनाल्ड का गला दबाकर उसे मार देता है। थॉमस काफ़ी कोशिश के बाद दरवाज़ा खोलता है, पर बाहर आते ही वो शॉक में था। डोनाल्ड मर चुका था। थॉमस भी अब परेशान था कि लालच के कारण अब वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। कुछ घंटे वो प्रेयर हाउस में अपनी बीवी और बच्चों के मरने का दुख मनाकर थॉमस और जेम्स एक साथ वहाँ से जाने लगते हैं, पर जेम्स अब भी कम्प्लीटली पेन और ग्रीफ में था। थॉमस डोनाल्ड को वहीं पानी में डालता है, पर जेम्स अब जीना नहीं चाहता था। वो थॉमस को कहता है कि अब वो इतना सब करने के बाद अपनी फैमिली को फेस नहीं कर पाएगा। वो थॉमस से कहता है कि वो मरना चाहता है और थॉमस उसे पानी में डुबाकर मार डाले। एट द एंड हम देखते हैं कि जेम्स के कहने पर थॉमस उसे पानी में डुबा देता है और कुछ देर बाद वहाँ से बोट लेकर चला जाता है और यही मूवी ख़त्म हो जाती है। अब आप लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि जेम्स इतना अचानक स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहा था, तो मैं बताता हूँ इसका कारण। जब जेम्स को पता लगता है कि उसने गलती से एक बच्चे को मार दिया है, तो वो कम्प्लीटली शॉक में था। उसका माइंड काम कर नहीं रहा था। उस बच्चे से वो अपने बेटे को कंपेयर कर रहा था। उसका माइंड बच्चे के डेथ से ग्रीफ और पेन में चला गया था। वो इस सब का जिम्मेदार डोनाल्ड को मानने लगा था कि अगर उस दिन डोनाल्ड ने उस आदमी को मारा नहीं होता तो वो इन सब चीज़ों में फंसते ही नहीं। इसके कारण ही वो डोनाल्ड को भी मार देता है। एट लास्ट हम देखते हैं कि जेम्स अब अपने ग्रीफ और पेन से थक चुका था। वो अपनी फैमिली को फेस करना नहीं चाहता था, इसीलिए वो थॉमस को कहता है कि वो उसे पानी में डुबाकर मार डाले। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इससे हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए आगे वीडियोस लाते रहेंगे।